सो वेलकम यू अगेन यूकेपीसीएस मेंस पेपर 6। देखिए पेपर 5 अपना जो भी उसमें इम्पोर्टेंट था वो हो गया है। पीडीएफ भी आपको प्रोवाइडेड की जा चुकी है। वीडियो में थोड़ा साउंड का इशू था, कुछ बच्चों ने बताया भी, ऊपर से उसमें जो थोड़ा एडिटिंग में ऐसा हुआ है कि डबल कोई वीडियो लगी हुई है। अब उसको चेंज करना फिर री अपलोड करना वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लेकिन अब इन वीडियो से हम ध्यान रखेंगे कि ऐसी चीज़ें रिपीट नहीं हो। सो पेपर 6 में आपको देखना है सबसे पहले अपना सिलेबस आप अगर नॉर्थवर्ड स्टार्ट करते हो, नॉर्थ मीन्स जो सिलेबस प्रोवाइडेड है पेपर 6 का, उसमें सबसे ऊपर ज्योग्राफी, इकोनॉमी, उसके बाद आपका ये हेल्थ एंड एजुकेशन वाला मीन्स डिजास्टर मैनेजमेंट है, और लास्ट में ये है। ठीक, तो हम इस बार साउथ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेल्थ, एजुकेशन और जो भी ह्यूमन रिसोर्स वाले टॉपिक हैं, क्योंकि ये किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेंगे, किसी भी रूटीन सोर्स में आपको इजीली नहीं मिलेंगे, आपको बहुत सर्च करना पड़ेगा। तो वो सर्च, वो रिसर्च स्टडी, वो सब हमने किए। आप आराम से इसको देखो, आपका टाइम बचेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, बट हाँ आपको कॉन्क्रीट वे में, थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में मिल जाएंगी चीज़ें, वो आपके लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट, इसी वीडियो के मीन्स इस पेपर के 3 पार्ट हैं। पहला ये, दूसरा आपको इकोनॉमी और उससे रिलेटेड बजट सर्वे, तीसरा आपका ज्योग्राफी और डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, 3 वीडियो में हो जाएगा। हाँ, आपको ये वीडियो भी सिंगल मिल रही है आज ही, या फिर मोस्ट प्रोबेबली आज ही वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी आपकी। तो क्लब करके पहले एक काम करेंगे, आपके लिए ये अलग अलग वीडियो भी आएंगी, सेपरेट 3 वीडियो, और फिर क्लब करके पूरी एक सिंगल वीडियो रहेगी, जितने भी घंटे की होगी आप देख के अपना पेपर पूरा कर लेना। ठीक, चलिए पहला, ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में देने का अपना रीज़न यही है कि कुछ बच्चे थे जो टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं ज्वाइन कर पाते, किसी को अफोर्डेबिलिटी का इशू है, किसी को इवेल्युएशन में दिक्कत है, तो जो कहीं नहीं कर पाते उसके लिए, उन्हीं के लिए है कि कम से कम आपको एक सही इंट्रोडक्शन, क्या क्या पॉइंट आप लिख सकते हो, कंक्लूजन कैसे करना है, एक बेसिक, जो बेसिक भी नहीं, एक ठीक ठाक आपको ओवरव्यू मिल जाए। और कंटेंट तो आपको ऑब्वियसली इसमें मिलता ही है। पहला क्वेश्चन है आपका, एक्जामाइन द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड रीजनल डेवलपमेंट। क्वेश्चन क्या है कि उत्तराखंड में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, रोजगार का सृजन होता है, उसमें और क्षेत्रीय विकास में क्या कोई संबंध है। तो आपको कॉमन सा पहले आप खुद सोच लो कि अच्छा, उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र 86%, 14% प्लेन, जितना डेवलपमेंट है सारा प्लेन रीजन में है। हिली रीजन में रिलेटिवली उतना डेवलपमेंट नहीं है। आपको और डिवाइड करना है तो कुमाऊं वर्सेस गढ़वाल कर देना, कि गढ़वाल में थोड़ा सा रिलेटिवली ज्यादा है, कुमाऊं में कम है। तो हिल, प्लेन, ईस्ट और वेस्ट, 4 अलग अलग दिमाग में पॉइंट आपके आ गए। ठीक है, एग्जाम्पल लिखने में भी इजी रहेगा, एग्जाम ड्रॉ या फिर एग्जाम में जो भी डायग्राम वगैरह है वो ड्रॉ करने में आपके लिए इजी रहेगा। सिंपल सा इंट्रोडक्शन और रिपीटेडली कुछ बेसिक डेटा है, उसको आप एक बार याद कर लेना, उसी से आपके सारे क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन मिल जाएंगे। और इंट्रोडक्शन आपके पहले से ही तैयार है, तो आपको एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछा, आपको नहीं आता, आप नहीं सोच पाते इसमें जल्दी से, लेकिन आप जैसे इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, 5-6 लाइन आपने लिखी, आपको फिर क्लिक करना स्टार्ट कर देगा, धीरे धीरे आप सोच सकते हो कि हाँ इसको कैसे मैनेज करना है। सबसे पहले देखिए, रोजगार सृजन, पिछली वाली जो वीडियो थी उसमें इंग्लिश में ही सारी पीडीएफ पढ़ी, इस बार हिंदी में देखते हैं। रोजगार सृजन उत्तराखंड जैसे भौगोलिक रूप से विविध राज्य में संतुलित क्षेत्रीय विकास का प्रमुख आधार है, जहां राज्य का लगभग 86% क्षेत्र पर्वतीय है और लगभग 70%, 69% स्पेसिफिक जनसंख्या ग्रामीण है। तो ये 2 डेटा आपको याद रखने हैं। डेटा किस किस चीज के याद रखने हैं? जो एक बेसिक डेटा है उसको याद करो, उसको फिर आलू की तरह हर पेपर में, हर क्वेश्चन में इंटरचेंज करके यूज करो। कैसे भाई, 69% आपकी रूरल पॉपुलेशन, 86% प्लेन, तो अब इससे आपके 2 डेटा और तैयार होते हैं। अर्बनाइजेशन पे वो पूछता है, तो भाई 69% रूरल है तो बाकी कितनी बची, 31 आपकी अर्बन हो गई, 86% पहाड़ है तो 14% प्लेन हुआ। तो ये 2
सिमिलर डेटा है लेकिन आप अलग अलग करके देख सकते हो। उसके बाद हेल्थ का देखना है, एजुकेशन में लिटरेसी रेट देखना है। तो ये एक ऐसा डेटा है मिनिमम जो आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब इंट्रोडक्शन तो आपका ही फिक्स हुआ। अब आपको इसमें लिखना है कि क्या संबंध है। तो पहला है इकोनॉमिक लिंकेज, आर्थिक संबंध। जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो क्षेत्रीय इकोनॉमी है उसमें जो इनकम है और मार्केट एक्टिविटीज से एक तरह से मजबूत भी करता है और उसको डिटरमाइन भी करता है। आप ऐसे नहीं समझोगे, एग्जाम्पल से समझाते हैं कि जो उत्तराखंड का जीएसडीपी है वो लगभग 24,000 करोड़ था और बढ़ के 3 लाख करोड़ हो गया है, लेकिन ये जितना भी कंसंट्रेशन है सब प्लेन एरिया में है। बात समझ में नहीं आई? ठीक, आप देखो ये सब पहाड़ है ना। तो जितना डेवलपमेंट है जो रीजनल है, रीजनल में आप बस स्पेस को एज्यूम करो कि पहाड़ वर्सेस प्लेन। अब सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्री वगैरह है वो कहाँ पर है? आप खुद देखो, आईटी पार्क देहरादून, सिडकुल इधर पंतनगर में एक सिडकुल है, सितारगंज में बन रहा है, काशीपुर उधम सिंह नगर में इंडस्ट्रियल है, कोटद्वार भी डेवलप हो रहा है ठीक ठाक। तो यहाँ पर देखिए इंडस्ट्रियल बेस तैयार है, सर्विस सेक्टर भी यहीं पे थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप है। तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ जनरेट होगा? इधर ही होगा ना, रोजगार सृजन यहीं पर है। अब आप पर्वतीय क्षेत्र में देखो, यहाँ पर क्या है, ग्रामीण है सबसे ज़्यादा, तो ऊपर से यहाँ हिली रीजन है पूरा, तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज सर्विस सेक्टर उतनी डोमिनेंस नहीं है, लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर पे करते हैं। सर्विस सेक्टर का एक पार्ट है टूरिज्म, कुछ टूरिज्म भी है यहाँ पे, लेकिन आप समझो टूरिज्म सीजनल हो गया है। एग्रीकल्चर उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाएगा, उसमें उतनी इनकम जनरेट नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे यहाँ, डिसगाइज्ड प्रछंद बेरोजगारी। मतलब 4 लोग एक खेत में काम कर रहे हैं, उसमें से आप अगर 3 को निकाल भी देते हो तो जो प्रोडक्टिविटी है लगभग सेम ही रहती है। तो वो 3 लोग जबरदस्ती ही उसमें अपने आप को छिपा रहे हैं काम करके। ठीक, तो ये बात आपको यहाँ से समझ में आई। इसमें आपको क्या करना है, अब यही है आपकी स्किल कि आपको इसको कैसे मैनेज करना है। आपको ये लिखना है, एक डायग्राम तो ये ड्रॉ करना है ग्राफ में कि लगभग 24,000 करोड़ की इकोनॉमी थी जब उत्तराखंड का फॉर्मेशन हुआ, आज 3 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गई है या उससे ऊपर है। ठीक, बजट इकोनॉमिक सर्वे में हम इसका डेटा देख लेंगे अपडेटेड कितना है, 3 लाख से ऊपर ही है। ठीक है, 2024-25 का डेटा कोट कर देना। ठीक, मोर देन 3 लाख करोड़। ठीक है, ये आपने साइन यहाँ पे ड्रॉ किया, तो एक आपका डायग्राम हुआ। दूसरा आपको ड्रॉ करना है तो आप ये उत्तराखंड का ड्रॉ कर सकते हो। ठीक, इसमें शायद मेंशन भी है, मोस्ट इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट इज कंसंट्रेटेड इन हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर। तो ऑब्वियसली ये तो प्लेन रीजन में है, तो वहाँ पे है, कोई इसमें ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। दीज 3 प्लेन डिस्ट्रिक्ट कंट्रीब्यूट ओवर 65% सॉरी These 3 plain districts contribute over 65% of industrial output। मतलब ये 3 जिले हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, ये 65% से ज़्यादा इंडस्ट्रियल आउटपुट का कंट्रीब्यूट करते हैं उत्तराखंड की इकोनॉमी में। बाकी जिले कितने हैं? 13 वर्सेस 3। तो आपको ये भी चीज़ समझ में आ रही है। तो ये एक डेटा है, डेटा याद नहीं रहे तो 3 सिटीज़ लिख देना, सिटीज याद नहीं रहे तो प्लेन वर्सेस पहाड़ लिख देना, दैट्स इट। ये हिंदी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नहीं है, ये इसी का पॉइंट है, माइग्रेशन और सोशल इंपैक्ट क्या है। अकॉर्डिंग टू रूरल डेवलपमेंट एंड माइग्रेशन कमीशन 2018, मोर देन 1700 villages have been partially और fully depopulated due to migration। अब आप देखो, एक पॉइंट आपको समझ में आया कि भाई पहाड़ और प्लेन में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, वहाँ पे लोग ज़्यादा काम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी ज़्यादा है, तो ऊपर से लोग नीचे आएंगे, तो माइग्रेशन पहाड़ से प्लेन में हो ही जाना है ऊपर से। ठीक है,
यहाँ पे माइग्रेशन होगा, तो आपको एक माइग्रेशन का पॉइंट लिखा और इसमें आप डेटा कोड कर देना कि लगभग 1700 विलेजेस, 1700 विलेजेस डीपॉपुलेटेड हो गए हैं, और ब्रैकेट में ये कमीशन का नाम मेंशन कर सकते हो। कारण क्या है? तो कारण वही है भाई, एम्प्लॉयमेंट पहाड़ पे नहीं है, प्लेन में है, तो लैक ऑफ लोकल एम्प्लॉयमेंट। भाई पहाड़ पे काम नहीं मिलता है, जैसे पिथौरागढ़, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। तो ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? ऊपर ही तो है ना, चमोली, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। तो इन सबको आप चाहें तो लोकेट कर सकते हो इस तरीके से, वो आपकी चॉइस है, ठीक। अब सरकार ने भी कुछ योजनाएं चलाई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी है, जैसे हिल एरिया डेवलपमेंट स्कीम्स, आपका वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जो ऐसे गांव जो इंटरनेशनल बाउंड्री पे हैं और हिली रीजन में है, ओबियसली हिल रीजन पे ही है, तो वहाँ पे विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, ये उत्तराखंड की स्पेसिफिक स्कीम है। वहाँ पर क्या हो रहा है इसमें कि आपको इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करते हैं, थोड़ी स्किल और पूरा एक पैकेज बना के आपको देते हैं, ठीक है। ग्रामीण आजीविका मिशन, क्योंकि जो पहाड़ पे ऊपर लोग रह रहे हैं ज़्यादातर ग्रामीण ही है। कितनी पॉपुलेशन है आप बताइए? 70% है, 70 से एक कम है, ठीक, 69। और इन सबसे क्या हो रहा है भाई, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोकल इकोनॉमी है वहाँ की, उसको रिवाइव करने का प्रयास चल रहा है, ठीक। अब सेक्टोरल एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव क्या लिए हैं सरकार ने? टूरिज्म, उत्तराखंड में टूरिज्म ठीक ठाक है, तो लगभग ओवर 40 लाख टूरिस्ट एनुअली वहाँ पर विजिट करते हैं, जो क्रिएट जॉब इन हॉस्पिटैलिटी, होम स्टे एंड ट्रांसपोर्ट। हॉर्टिकल्चर में और ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी काम हो रहा है, लगभग इतने लोग एंगेज हैं। हाइड्रो पावर, अब हाइड्रो पावर मीन्स आप देखो, ये जितने भी इनिशिएटिव है वो वहाँ की लोकल इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में ही संबंध को दिखा रहे हैं। वहाँ की इकोलॉजी और इकोनॉमी, इकोलॉजी इकोनॉमी कैसे? अगर टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं तो ऐसा नहीं है कि वहाँ की कुछ जो रिसोर्सेज हैं उस पर कुछ प्रेशर पड़ेगा। ऑल्दो अनसस्टेनेबल टूरिज्म, वहाँ की जो फ्रेजाइल इकोनॉमी है और जो इकोलॉजी सॉरी, उस पर इम्पैक्ट डालते ही हैं, लेकिन फिर भी उतना आप नहीं बोल सकते हो, क्योंकि अगर इको टूरिज्म है, लोग स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए आते हैं और अच्छे भाव से आते हैं, तो ठीक है, उतना लोगों को फ़ायदा ही करेंगे, नुकसान नहीं होगा। पहाड़ पे पानी है, तो पानी में आप वहाँ पे डैम बना के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का जनरेशन करते हो, पावर जनरेट करते हो, तो उस पावर प्लांट में वहाँ भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। साथ ही उस पावर को आप बेच के, इलेक्ट्रिसिटी को बेच के उससे भी पैसा कमाते हैं, ठीक है। वो फिर बाद में वेलफेयर स्कीम्स के थ्रू आप तक पहुँचता है। ऐसे ही एग्रीकल्चर, अब उत्तराखंड में हॉर्टिकल्चर का बहुत स्कोप है, इस पे तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट फिक्स रहता है कि हर बार पूछेगा, लेकिन लास्ट ईयर पूछा है तो इसके कम चांसेस है आपसे एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन के बारे में वो पूछ सकता है, ठीक है। कृषि का जो विविधीकरण है, विधि सही लिखिए स्पेलिंग, करण, जो डाइवर्सिफिकेशन है, एग्रो डाइवर्सिफिकेशन। अच्छा, एग्रीकल्चर में आपके पास आए ना, तो आप एग्रीकल्चर को ऐसे ही लिख देना, मीन्स डाइवर्सिफिकेशन पे पूछे या कुछ भी पूछे, आप 4-5 कीवर्ड मेंशन करो, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, एग्रो बायो डाइवर्सिटी, ठीक। एक कीवर्ड आप लिखो एग्रो इकोलॉजी, ठीक है, और एग्रो क्लाइमेटिक प्लानिंग। इन 4 कीवर्ड से आप कंक्लूजन भी दे सकते हो, वे फॉरवर्ड भी आप बता सकते हो, और कुछ भी वो पूछेगा आप मेंशन कर सकते हो। कैसे भाई, उत्तराखंड में आपको क्या इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है?
कुछ भी पूछ ले तो आपको एग्रो बायोडाइवर्सिटी पे ध्यान देना है। मीन्स अलग अलग फसलें, अलग अलग किस्में, जो किस्म मीन्स वैरायटी जो होती है, ठीक है, तो उस पर आपको ध्यान दोगे तो आपका फायदा है। आप एग्रो इकोलॉजी, एग्रीकल्चर आप ऐसी करो जो वहाँ की इकोलॉजी और उसमें इंटरलिंक हो। आप सपोज कहीं पे पानी भरा हुआ है, आप वहाँ पे मछली पालन करो। मछली पालन आप करते हो तो उस मछली का जो भी न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे रहता है उससे किसी भी क्रॉप का प्रोडक्शन करो, तो वो सस्टेनेबल रहेगा ज़्यादा। ऐसी एग्रो क्लाइमेटिक प्लानिंग, पहाड़ पे एक अलग तरीके की इकोलॉजी है, एक अलग क्लाइमेटिक जोन है, तो वैसी फार्मिंग करो। प्लेन में अलग तरीके की है, गढ़वाल में अलग है, कुमाऊं में अलग है, इस तरीके से आप मैनेज करके। तो आंसर कुछ ऐसा नहीं है कि ज़्यादा पढ़ना है, बस तरीके से एक दो बार रिवीजन आपका हो गया सही से, और बेसिक बेसिक आपके पॉइंट तैयार हैं, कॉन्फिडेंस आपके अंदर है कि हाँ भाई इससे ज़्यादा नहीं है कुछ भी और किसी को नहीं आता, तो आप इस ही डेटा को बहुत अच्छे से यूज़ कर लोगे। कैसे? आपको ऐसे भी लिखना है तो ऐसे में माइग्रेशन कमीशन वहाँ पे कोट कर दो, ठीक है, और ऐसे इकोनॉमी पे है तो आप ये सारी चीज़ें कोट करो। तो सब कुछ अभी ऐसे पे तो अपनी एक वीडियो आएगी उसमें आपको बताएंगे। ये चैलेंजेस ऐसे हैं ना, इनको एक बार याद कर लो। और ह्यूमन रिसोर्स में, ह्यूमन रिसोर्स ये जो हेल्थ एजुकेशन का है उसमें इन्हीं को कोट करना है, ठीक है। क्या है? पहला चैलेंज है कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्री इन प्लेन। प्लेन एरिया में जो इंडस्ट्रीज हैं उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बताया आपको। डेटा, आप डेटा याद कर सकते हो। क्या है डेटा? 3 डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, 65% वहाँ का इंडस्ट्रियल आउटपुट है। ये एक बात हुई। अब ये तो आपसे इंडस्ट्रियल डेटा है, वो पूछता है हेल्थ के बारे में कोई, तो आप ये नहीं लिख सकते हो कि हेल्थ में जो रीजनल वेरिएशन है या हेल्थ के जो इशू हैं वो क्यों है। पहला कि कंसंट्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन प्लेन एरिया इज रिलेटिवली मोर, बात वही है। अब आपसे पूछ रहा है एजुकेशन के बारे में, आप एजुकेशन में भी यही पॉइंट लिख दो ना, कुछ अलग से थोड़ी ना लिखना है, बस इंडस्ट्री हटा देना है यहाँ से। पहली चीज तो ये हुई, और आपको एक डायग्राम भी ड्रॉ करने के लिए मिल जाएगा, ठीक। ऐसे ही लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर हिली बेस्ड एंटरप्रेन्योर, जो उद्यमी पहाड़ पे काम करना चाहते हैं उनको इंसेंटिव नहीं है। ऑल्दो देखिए इंसेंटिव तो सरकार देती है, बहुत सारी स्कीम है, आप जब स्कीम्स पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हर सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ है, लेकिन वो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट हो नहीं पाता, उसी वजह से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये एक ही पॉइंट है और इसको आपने 4 जगह यूज़ किया। पहला कंसंट्रेशन ऑफ स्कीम्स इन, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्री, हेल्थ, और जो भी आपको पूछा जाए वो प्लेन एरिया में है। तो हिल एरिया में मतलब नहीं है, तो दूसरा पॉइंट आप हिल एरिया में लिखो, तो आपसे एक क्रोनोलॉजी भी आपको समझ में आएगी कि लैक ऑफ इंसेंटिव या लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटी इन हिली डिस्ट्रिक्ट, कुछ भी कोट कर दो, समझ में नहीं आई बात। इसको चलिए, चैलेंजेस यही तो हैं। पहला पॉइंट आपको मैं बोल रहा हूं, आपने लिखा लैक ऑफ दीज सर्विसेज इन हिली रीजन, ठीक। आपको एग्जाम्पल लिखना है ना, आपको लगेगा कि एग्जाम्पल तो है नहीं इसमें। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कुछ भी, इनमें से कोई सी भी एक डिस्ट्रिक्ट उठा लो, यहाँ से चमोली उठा लो, पिथौरागढ़, ठीक है, उत्तरकाशी। आप सपोज चमोली उठाते हो, एग्जाम्पल चमोली, चमोली का कोई गांव आपको याद हो, ठीक है, आप लिख देना उस गांव के बारे में। ऑल्दो ठीक है, इथिक्स भी मैंने ही पढ़ाई है, फिर भी जो चीज़ यूज़ कर सकते हो उसको कर लेना। बात आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उस गांव में डैश 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 जो चमोली में है, ये सब एम्यूनिटीज़ की प्रॉब्लम है। मिला पॉइंट, वैलिड पॉइंट है, नहीं कटेगा। फैक्ट याद नहीं रखने हैं, बस सही से सोचना सीखना है, पहली चीज़। यहीं से दूसरा पॉइंट निकालो, क्या है कि जो प्लेन रीजन है, जो ये प्लेन रीजन है, ठीक, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सर्विसेज ज़्यादा है या इंडस्ट्रीज ज़्यादा है, हेल्थ ज़्यादा है, एजुकेशन ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल आप इन 3 डिस्ट्रिक्ट का ही एग्जाम्पल लिख सकते हो, क्योंकि आप मत पढ़ो अभी, ऐसा कोई डेटा भी मुझे भी समझ में नहीं आया है, लेकिन हाँ ये बात सही होगी कि भाई देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, ज़्यादातर चीज़ें यहीं पर हैं, क्योंकि प्लेन रीजन में तो यही आता है मेजरली।
बाकी प्लेन में पौड़ी तो नहीं, हाँ यही है मेजर, रुड़की है, ठीक, लेकिन वो तो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट, लिमिटेड कनेक्टिविटी। लिमिटेड कनेक्टिविटी को एक हेडिंग के अंदर आपको लिखना है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रा में कनेक्टिविटी नहीं है, मार्केटिंग नहीं है, स्किल मिसमैच है, ठीक। तो इंफ्रा में अब आपसे पूछेगा हेल्थ में क्या दिक्कत है, तो हेल्थ का इंफ्रा वहाँ पर नहीं है, वहाँ पे लिमिटेड कनेक्टिविटी है, सीजनल वहाँ पे एनवायरमेंटल इश्यूज रहते हैं। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर में 2-3 पॉइंट लिख सकते हो। ऐसे ही रोजगार, सीजनल एम्प्लॉयमेंट एंड लो वेजेस अपॉर्चुनिटीज इन एग्रीकल्चर एंड टूरिज्म। जो टूरिज्म है वो भी सीजनल है, ऑल्दो अभी जैसे 4 धाम यात्रा है उसको ऑल वेदर कर दिया है कि 12 महीने आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी अभी उतनी अवेयरनेस नहीं है। तो सीजनल एम्प्लॉयमेंट है, तो रोजगार भी है तो वो सीजनल है। ऐसे ही आपकी जो वेजेस हैं, जो मजदूरी वगैरह मिलेगी वो भी आपको फिर सीजनल ही हो जाएगी, तो इनकम इतनी होगी नहीं। बाकी जो हेल्थ में है, एजुकेशन में, आप उतना ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकते हो, ठीक। तो इसी वजह से अब आपके पास देखिए सीजनल एम्प्लॉयमेंट है, इस चीज़ को समझो आप। तो आपके पास पैसे भी सीजनल हुए, ठीक है, पैसा मतलब कम हुआ, पैसा कम है तो आप एजुकेशन में और हेल्थ में कम ही खर्च कर पाओगे। वहाँ पे कम खर्च करते हो तो जो भी पैसे वाले लोग हैं, बड़े स्कूल या कॉलेजेस यहाँ पे खोल सकते थे, वो डिस्करेज होंगे कि यार यहाँ पे फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि लोग मुश्किल से 1000 रुपये अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। और बढ़िया स्कूल और सारी फैसिलिटीज़ देनी है तो उसके लिए भाई कम से कम 3000 फीस या 5000 फीस रखनी पड़ेगी, ठीक। तो यहाँ पे फिर हेल्थ के, एजुकेशन के वो इंफ्रा तैयार नहीं होगा। इंफ्रा तैयार नहीं होगा तो ह्यूमन कैपिटल, अब लोग पढ़ नहीं पाएंगे उस हिसाब से, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। अब लोगों को उतनी चीज़ आती ही नहीं है तो फिर इसी काम में लगेंगे कि उनकी इनकम कम रहेगी, एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंड रहेंगे, सीजनल पे, ठीक। तो ये एक चीज़ें हैं। अब इसी को आप हर चीज़ से कनेक्ट कर लो। हेल्थ पूछेगा हेल्थ में, एजुकेशन पूछेगा एजुकेशन में, ह्यूमन रिसोर्स में, ये 2 ही मेजर चीज़ें हैं। ये आपका कंक्लूजन है क्या, कि थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक दे दो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज बोथ मीन्स एंड आउटकम ऑफ रीजनल डेवलपमेंट, क्षेत्रीय विकास का एक कारण भी है और परिणाम भी है, दोनों है। इसको रोकने के लिए हमें उत्तराखंड में टूरिज्म, इको टूरिज्म, रूरल क्राफ्ट, सोशल या लोकल स्टार्टअप, डिजिटल सर्विस हब्स, इन सबको प्रमोट करना पड़ेगा, तभी जाके हम एक डेलिकेट बैलेंस बना पाएंगे रीजनल डेवलपमेंट में और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस, ऑडिबल, ठीक, डिस्कस द रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट इन एनहेंसिंग द प्रोडक्टिविटी एंड सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ उत्तराखंड। मतलब उत्तराखंड की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, सामाजिक आर्थिक प्रगति, सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस में मानव संसाधन प्रबंधन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन विकास एंड डेवलपमेंट की भूमिका पर चर्चा कीजिए, ठीक है। ये आपको बताना है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है पहले आप उसको समझ लो, फिर सारे पॉइंट्स आप उसमें लिख ही लोगे। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट are central to Uttarakhand socio-economic transformation. The state development depends not just on natural resource but on the quality, skill, productivity of its human capital. तो जो मानव पूंजी है, जो मानव है मीन्स जो लोग हैं, उनकी स्किल, हेल्थ, एजुकेशन, उन सबको आप कैसे मैनेज करते हो, वही है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और यही, ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में सिर्फ नेचुरल रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स भी है। दोनों को आप अगर बैलेंस करते हो तब उत्तराखंड का डेवलपमेंट रियल सेंस में पॉसिबल है, ठीक। अब आपको सेंसस के हिसाब से उत्तराखंड की लिटरेसी रेट लिखना है 78%, मेल 87 है और फीमेल 70। कुछ मिस्टेक है क्या इसमें, कुछ इसमें रिवर्स होता है, एक सेकेंड। चलिए अगर इसमें लिटरेसी रेट में कुछ मिसमैच है तो आप एक बार मेरे को बता देना, ठीक है। 78% एवरेज लिटरेसी रेट है, तो पहला आंकड़ा आपका 78%। दूसरा, पहाड़ और प्लेन कितने कितने % है, ये बेसिक है, सबको पता होंगे, प्री में सबने पढ़ा है। तीसरा आपको याद रखना है
अभी इसके पहले जो आपसे बोला था कि जो प्लेन एरिया के 3 जिले हैं उसमें इतना इतना है, और एक अर्बनाइजेशन का कि 69% आपका रूरल है, तो बाकी का 31% आपका अर्बन एरिया है। ठीक, यहाँ तक बात हुई आपकी। तो हमें इनको प्रॉपरली स्किल्ड मैन पावर को अगर हम मैनेज कर लेते हैं, ट्रेन कर लेते हैं, तो उत्तराखंड का डेवलपमेंट पॉसिबल है। ठीक, या फिर उसी हिसाब से होना भी चाहिए। अब इनकी प्रोडक्टिविटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं? थ्रू स्किल डेवलपमेंट। जैसे स्कीम चल रही है उत्तराखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन, पीएम कौशल विकास योजना, इन्होंने बहुत सारे लोगों को, यूथ को स्पेसिफिकली ट्रेन किया है टूरिज्म में, आईटी में और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। तो सेक्टर भी आप ध्यान रखना, रिन्यूएबल एनर्जी मींस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, आईटी सर्विसेज में आ जाएगा आपका, और टूरिज्म। तो इन्हीं सब में ट्रेन करके, और ट्रेनिंग इनकी चल भी रही है ताकि रोजगार का भी सृजन हो, और जो उत्तराखंड का एक तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जीडीपी, उन सब में भी इफेक्टिवली ये कंट्रीब्यूट कर पाए। वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, ये एग्जांपल है नैनीताल वगैरह, आप इसको लिख सकते हो। दूसरा है प्रोमोटिंग ह्यूमन कैपिटल इन एजुकेशन एंड हेल्थ। अब हेल्थ और एजुकेशन में भी हमें मानव पूंजी को प्रमोट करना है। कैसे? आप एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट कीजिए, हेल्थ में इन्वेस्टमेंट कीजिए, इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ती है। कैसे? देखिए, आप लोग या जनरली कोई भी लोग, अगर आपके पास एजुकेशन थोड़ी कम रही, ठीक, तो आप एक अच्छी जॉब, गवर्नमेंट सेक्टर तो छोड़ दीजिए, प्राइवेट सेक्टर में भी आप करते हो काम, तो जॉब आपको मिल जाएगी, लेकिन उसमें पैसे हो सकता है आपके कम हो, तो आपकी इनकम कम होगी, इनकम आपकी ओबियसली कम होगी ही। वहाँ से आपके पास इनकम कम होगी तो आप जो सेविंग है, जो बचत है, वो भी आप ज़्यादा नहीं कर पाओगे, वो भी कम हो जाएगी। आपके पास सेविंग नहीं है तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे, कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे, तो आपकी इनकम फिर से कम हो जाएगी इसी वजह से। और इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो जो उत्तराखंड में जो इन्वेस्टमेंट से डेवलपमेंट होना था वो भी नहीं हो पाएगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जिसमें बहुत पैसा लगता है वो भी लैग करेगा। ठीक है, एंटरप्रेन्योर ये सफ़र करेंगे। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ एक एजुकेशन से, और ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ बहुत स्पेशल चीज़ है। आप हेल्थ में भी ऐसे ही करो, आप हेल्थ ख़राब है, आप बीमार हो, आपको काम मिलता भी है तो आप काम पे उतने टाइम नहीं जा पाओगे, नहीं जा पाओगे तो आपकी जो सैलरी है, वेजेस है, वो भी कम हो जाएगी, कम होगी तो कम सेविंग होगी, कम सेविंग होगी कम इन्वेस्टमेंट है। तो ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। ठीक, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट इनिशिएटिव समग्र शिक्षा अभियान हैव इम्प्रूव्ड एनरोलमेंट टू 97% एट एलिमेंट्री लेवल। 2023 का डेटा है। मीन्स सरकार की स्कीम ने इसको थोड़ा बढ़ाया भी है, 97% तक एलिमेंट्री एजुकेशन का GER, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, पहुंच चुका है। तो ये आप एक हेल्थ में, सॉरी स्कूल में याद रख सकते हो, एक डेटा आपको याद रखना है हेल्थ में। ठीक है, आयुष्मान उत्तराखंड योजना एंड टेलीमेडिसिन सर्विसेज इन हिली डिस्ट्रिक्ट हैव रिड्यूस रीजनल हेल्थ डिस्पैरिटी। अब जो रीजनल डिस्पैरिटी है उसमें आप देखिए, जो ई सर्विसेज हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। यहाँ पे किसी को इशू है, ठीक, पहली चीज़ आपको हेल्थ का एक बार पिरामिड समझा देते हैं। एक्चुअल में क्या है हेल्थ का पिरामिड? क्या है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, ये कोई इंडिविजुअल है भाई साहब, इनको चलिए रेस करते हैं। ठीक है, कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अब आप देखो, प्राइमरी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, केंद्र PHC बोलते हैं इनको, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। अब ये जनरली गांव में बनते हैं। अब गांव में ही सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। अब यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है, ये सबसे पहले यहीं पहुँचते हैं, गांव के आसपास के जो भी सेंटर होते हैं वहाँ पहुँचते हैं। उसके बाद जब उनको समझ में नहीं आती तो ये सेकेंडरी में पहुँचते हैं, और उसके बाद टर्शरी में पहुँचते हैं, तृतीय वाला। ठीक है,
तो जो हेल्थ का स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए था हमारे यहाँ इंडिया में, वो लगभग ऐसा ही होना था कि जो सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल हैं, सबसे अच्छी फैसिलिटी है, आप नीचे प्रोवाइड कीजिए, ताकि ये जो लोग हैं इनकी जो भी परेशानी है, बीमारी है, वो यहीं पे सॉल्व हो जाए। यहाँ पे 4 लोग थे, उसमें से चलिए 3 की प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो गई, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर अच्छे थे, मेडिसिन अच्छी थी और अर्ली उनको केयर मिली। अब क्योंकि यहाँ से सिर्फ 1 लोग ऊपर पहुँचते हैं, तो आपका जो ये स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा कम है, लेकिन 1 लोग को तो मैनेज कर ही लेगा। और इसमें से यहाँ पे सपोज टर्सरी में आधे ही लोग पहुँच पाते हैं, ठीक मीन्स ठीक हो जाते हैं किसी और वजह से, तो आपकी हेल्थ सस्टेन करती है। लेकिन हुआ क्या है, असल में हुआ क्या है, यहाँ पर नहीं है, इंडिया में एट लार्ज और उत्तराखंड में भी स्पेसिफिकली आप देखो, कोई भी व्यक्ति है वो बीमार होता है, वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे जाता है, पीएचसी पे जाता है, तो वहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, डॉक्टर उतने अच्छे नहीं है, मेडिसिन वहाँ पे मिलती नहीं है, समझ में आती नहीं, तो जो प्रिवेंटिव जिस चीज़ों को, जिस बीमारी को आप प्रिवेंट कर सकते थे, वो और बढ़ जाती है, तो 1 से ज़्यादा लोग हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक। ये फिर ऊपर पहुँचते हैं, ठीक, यहाँ पर पहुँचते हैं, यहाँ भी इनको कुछ को केयर मिल जाती है, 1-2 को, बाकी को नहीं मिलती, तो फिर यहाँ पहुँचते हैं, ठीक है। तो ये जो टर्शरी है, यहाँ पे एक्चुअल में कम सर्विसेज होनी चाहिए थी अगर आप नीचे सही से मैनेज कर लेते तब। लेकिन इंडिया में क्या है और उत्तराखंड में क्या है, टर्शरी में ज़्यादा हॉस्पिटल, अच्छे डॉक्टर, ये सब मिलेंगे, और जो प्राइमरी है वहाँ पे नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, आप जिस भी शहर में रहते हैं, देखिए देहरादून में तो ज़्यादातर लोग नहीं रहते, ठीक है, जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, ऐसा नहीं कि सब देहरादून में ही रहते होंगे, कंपटीशन के लिए आ गए होंगे, लेकिन फिर भी अब आप देखो, आप देहरादून में आपको सबसे ज़्यादा बड़े बड़े हॉस्पिटल, इंद्रेश, ठीक है, आपका मैक्स हॉस्पिटल, ठीक, और क्या इसमें याद आ रहा है, एक आपका सर्वे चौक के आसपास भी है। तो ये जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है, ये आपके 2 हॉस्पिटल ओबियसली गवर्नमेंट है, जोली ग्रांट भी है, ठीक है, जहाँ पे एयरपोर्ट है, तो सारे हॉस्पिटल ज़्यादातर यहाँ पर है। और आप किसी दूसरी सिटी को एज्यूम कीजिए, वहाँ पे इतने बड़े हॉस्पिटल नहीं है, या फिर इस लेवल के भी नहीं है। आप चाहे उधम सिंह नगर देख लो, आप हरिद्वार में भी देख लेना, कहीं भी देख लो, उतने बड़े हॉस्पिटल नहीं है। तो पहाड़ पे तो ओबियसली ऊपर है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि जहाँ पे अर्बन सेंटर है, लोग अवेयर हैं, थोड़ा सा ध्यान भी रखते हैं, इंश्योरेंस भी रखते हैं, वहाँ तो सारी चीज़ें फैसिलिटी हैं, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, अब उत्तराखंड की सारी पॉपुलेशन देहरादून में तो रहती नहीं है, ज़्यादातर पॉपुलेशन ऊपर पहाड़ पे रहती है, अलग अलग जगह रहती है, वहाँ पे हेल्थ की फैसिलिटी है नहीं, तो लोग क्या करेंगे, फिर यहीं पे आते हैं। तो उत्तराखंड और देहरादून, देहरादून में यहाँ पे प्रेशर भी ज़्यादा पड़ता है इन पे, और बाकी लोग जब इतना माइग्रेट करके आते हैं, अपने रोजगार छोड़ के आते हैं, तो उससे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और कुछ लोगों का तो हो सकता है। चलिए मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल ही बता देता हूँ। एक्चुअल में एक फ्रेंड है मेरे, अब तो नहीं है, उनको एक स्कूटी से ऊपर उत्तरकाशी के आसपास अपने फ्रेंड के साथ वो घूम रहे थे, एक छोटी सी एक्सीडेंट हुआ, गिरे, वो होश में नहीं है। तो बाकी जो फ्रेंड थे उन्होंने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, हो सकता है 6 घंटे बाद, 12 घंटे बाद होश में आ जाए। तो उन्होंने फैमिली को बताया नहीं, उन्होंने क्या काम किया, वो सीधे जो भी वहाँ पे लोकल डॉक्टर होंगे उनके पास ले गए। डॉक्टर साहब ने रखा उनको काफ़ी टाइम, बोले आ जाएंगे होश में, 12 घंटे रुकिए। अच्छा एक काम करते हैं, 18 घंटे रुक लेते हैं, नहीं आएंगे तो फिर हम यहाँ से रेफ़र कर देंगे। तो 18 घंटे बाद उन्होंने रेफ़र किया। अब जब होश नहीं आया तब फैमिली को उन्होंने बताया, वो आप नीचे आते हो, उसमें टाइम भी लगता है, सारी चीज़ें, एम्स ऋषिकेश में, तो ऑब्जर्वेशन में उन्होंने भी रखा कि हम भी देखेंगे 6 घंटे कि क्या ये होश में आ रहे हैं या फिर कुछ मूवमेंट वगैरह है, नहीं है। फिर बाद में उनको डिक्लेयर कर दिया कि ये सब इशू है, ठीक है। वो ऑल्दो नहीं बच पाए, बट ये एक तो अवेयरनेस की प्रॉब्लम। अब अगर यही चीज़ देहरादून में किसी के साथ कुछ भी होता है ऐसा, तो वो जल्दी रश करके या फिर थोड़े टाइम बाद ही, कि 3 घंटे 4 घंटे बाद एक अच्छे हॉस्पिटल में
या फैमिली को ही इन्फॉर्म कर देते कि ठीक है वहाँ लेके चलते हैं, ट्रीटमेंट हो जाता। कुछ और इशू भी होता, सपोज न्यूरो का ही कोई इशू होता, तो वो हो सकता है वो उस चीज़ को मैनेज कर पाते, क्योंकि इन केसेस में सबसे ज़्यादा जो इशू होता है स्कूटी से, बाइक से, वो होता है टेम्पोरल कंट्यूजन का। टेम्पोरल कंट्यूजन मीन्स क्या है कि आप सपोज गिर जाते हो किसी एक साइड से, वो आपकी लगी, तो ऐसा नहीं कि सर फट जाएगा आपका, वो सर फट जाता है तो ज़्यादा अच्छा है कि जो ब्लड है उसके क्लोट्स बाहर आ जाते हैं। लेकिन जब टेम्पोरल कंट्यूजन क्या होता है कि आपका ब्लड, आप जब नीचे लगते हो तो ब्लड तो रिलीज हुआ, लेकिन वो माइंड में ही रहा, निकल नहीं पाया। नाक से निकल जाता है किसी का मुंह से आ जाता है बाहर, जिसका नहीं निकलता है तो वो फिर थोड़े टाइम बाद इन्फेक्शन क्रिएट करने लगता है और वो फिर डैमेज कर देता है, फिर बचा पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, कोई नहीं बचा सकता। बहुत सारे केसेस मैंने खुद देखे हैं, ठीक है। इवन इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा सफ़र भी किया है, ठीक है। तो पहला जो इशू है हेल्थ का वो यही है कि जो प्राइमरी है यहाँ पे आपको प्रिवेंटिव केयर के लिए ज़्यादा फैसिलिटी रखनी चाहिए। उसके बाद सेकेंडरी पे और टर्शरी पे तो बहुत कम होनी चाहिए, लेकिन इंडिया में और उत्तराखंड में भी इन्वर्टेड पिरामिड है, ठीक। अब आप देखो पहाड़ पे ही देख लो आप, यहाँ पर जो टर्शरी हेल्थ केयर है या फिर पॉपुलेशन तो ऊपर ज़्यादा रहती है, यहाँ पे ज़्यादा रहती है, लेकिन हेल्थ फैसिलिटी यहाँ अच्छी नहीं है। हेल्थ फैसिलिटी आपकी देहरादून में अच्छी है, उधम सिंह नगर में टू सम एक्सटेंट, और पौड़ी ऋषिकेश एम्स है क्योंकि इस वजह से है, ठीक। बाकी कहीं हरिद्वार तो देखिए इसके प्रोक्सिमिटी में है तो कवर हो जाता है, कोट द्वार वगैरह ये यहाँ से कवर हो जाते हैं। उधम सिंह नगर में कुछ गवर्नमेंट हैं जैसे बीडी पांडे, ठीक है, काशीपुर में ही है, बाकी हॉस्पिटल भी हैं, तो उस वजह से काशीपुर में एलडी भट्ट है, ठीक। तो फिर भी चीज़ें हो जाती हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल तो है ही, लेकिन ऊपर ये फैसिलिटी नहीं है, इस वजह से हेल्थ में इशू आते हैं और ह्यूमन रिसोर्स में हेल्थ एक क्रिटिकल फैक्टर है। अब लिंकिंग एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट विद रीजनल डेवलपमेंट, क्षेत्रीय विकास, पहाड़ के क्षेत्रों में, ठीक, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव प्रमोट इको टूरिज्म, हर्बल फार्मिंग, हैंडलूम, रिन्यूएबल एनर्जी, स्किल अलाइनिंग वर्कफोर्स, ठीक है। अभी एक इशू और है, एक तरफ है इंडस्ट्री, इंडस्ट्री या फिर जो रोजगार देने वाले लोग हैं वो है, दूसरी तरफ है वो लोग जो रोजगार चाहते हैं, एम्प्लॉयर बोल लीजिए और एम्प्लॉय, ठीक। ये जॉब देना चाहते हैं, ये जॉब करना चाहते हैं, लेकिन आपको दिख रहा होगा मैंने पूरा ड्रॉ नहीं किया है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा गैप है, यहाँ भी गैप है। ये गैप क्या है? स्किल का, स्किल, ये स्किल गैप है। अगर ये फुलफिल हो जाए तो ये पूरी साइकिल पूरी हो जाएगी, जिसको रोजगार चाहिए उसको मिल जाएगा और जिसको दे लोग चाहिए उसको लोग भी मिल जाएंगे, लेकिन स्किल की वजह से ये चीज़ पूरी नहीं हो पा रही है, इसलिए सरकार स्किल डेवलपमेंट पे भी ध्यान दे रही है, ठीक। गवर्नमेंट प्रोग्राम्स लाइक मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, इन सब ने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को लिंक किया है, ठीक। चैलेंजेस, चैलेंजेस आपको लास्ट क्वेश्चन में मीन्स इसके पहले वाले क्वेश्चन में कराए थे, वही है। स्किल्ड यूथ माइग्रेट कर जाता है बड़े बड़े शहरों में, ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन बोलते हैं इसको, ब्रेन ड्रेन। असल में क्या है देखिए, माइग्रेशन का एक पैटर्न होता है, माइग्रेशन का एक पैटर्न है, आपने अगर पढ़ा हो तो रेविंस्टीन का एक मॉडल है कि माइग्रेशन जो होती है वो सीक्वेंशियल होती है, मीन्स सीक्वेंस में होती है। पहले आप अगर पहाड़ पे रहते हो, हिली रीजन में रहते हो, तो वहाँ से आप कहाँ आओगे? सबसे पहले कोशिश रहेगी आपकी प्लेन में आओगे। आप प्लेन में रहते हो तो आपकी कोशिश होगी कि अच्छी सिटी में आने की, अच्छी सिटी में रहते हो, सपोज आप प्लेन में रहते हो, आप उधम सिंह नगर में हो, कोशिश करोगे कि भाई देहरादून आ जाए, ठीक। देहरादून में हो तो कोशिश करोगे कि भाई दिल्ली चले जाए, दिल्ली, बेंगलोर,
ठीक है। यहाँ सब दिल्ली और बेंगलोर में रहते हो तो भाई फॉरेन जाने की कोशिश करोगे कि यूएई काम मिल जाए, ठीक है, गल्फ़ कंट्रीज़ में मिल जाए। गल्फ़ कंट्रीज़ में रहते हो तो यूएस यूरोप जाने की कोशिश करोगे। तो अब इस सब में जब आप माइग्रेट कर रहे हो तो आप एक सीक्वेंस में करते हो। ऑल्दो 100% कोई भी मॉडल सही नहीं है, लेकिन रेविंस्टीन, याद आया तो सोचा आपको बता दिया जाए। इनका ये मॉडल है कि जो माइग्रेशन है वो सीक्वेंस में होती है। हिली रीजन पे जो रह रहा है वो सीधे ऐसा नहीं है कि यूएस पहुंच जाएगा वहां से। ऑल्दो आज के टाइम पे हेल्थ प्राइमरली ऐसी चीज़ है, स्किल ऐसी चीज़ है जो आपको पहुंचा सकती है, लेकिन फिर भी एक एवरेज जनरली सबको देखो आप तो इसी तरीके से माइग्रेट करते हैं। कुछ हो सकता है कि भाई प्लेन की जगह यहाँ नहीं जाए, डायरेक्ट यहाँ चले जाए, यहाँ चले जाए, लेकिन एक सीक्वेंस में ही चीज़ें चलती हैं। तो माइग्रेशन सीक्वेंस में होती है। माइग्रेशन टू मेट्रोज ड्यू टू लिमिटेड लोकल अपॉर्चुनिटी, जो वहाँ पे लोकल जहाँ भी आप रहते हो वहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, इसी वजह से आप माइग्रेट करते हो। तो ऐसे ही स्किल्ड का एक इशू है हिली रीजन पे, लोकल एम्प्लॉयमेंट का इशू है, इंडस्ट्री का इशू है, और जो मिसमैच है एजुकेशन और जॉब मार्केट में। आपने पढ़ा है 12th, उसके बाद ग्रेजुएशन की है, चलिए अब ग्रेजुएशन आपने बीए और ये सब किया, बीएससी भी की है, ठीक है, बीए बीएससी पे अब जॉब नहीं है अभी तो, एक्चुअल में बीटेक पे भी नहीं है, क्योंकि बीटेक उस लेवल से लोग नहीं करते हैं। लेकिन कोई ऐसा सेक्टर नहीं है कि भाई जो बीए वालों को ही स्पेसिफिकली हायर करे। प्राइवेट सेक्टर में आप देख लो तो एक मिसमैच है। ऑल्दो ये फिल हो जाएगा वोकेशनल ट्रेनिंग से, या लोग जब खुद उद्यम करेंगे उस हिसाब से ये फिल हो जाएगा, लेकिन अभी तो नहीं है। ये आपका कंक्लूजन है कि आपको क्या करना है, भाई माइग्रेशन को कम करो, लोकल एम्प्लॉयमेंट दो, ये सब करके आप निकल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज द मेजर इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRD, इन उत्तराखंड और उसका सिग्निफिकेंस। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट तीन चीज है, तो हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कहाँ से उठाई, जो हमारी HDI इंडेक्स आती है उसमें यही सब चीज़ें, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और इसके जो कंपोनेंट हैं एक दो कंपोनेंट वो लिख दो बस। इसमें इतना ही लिखना है, एक क्वेश्चन यहाँ से आने ही वाला है आपका, ठीक है, इसको तैयार कर लेना। इस स्लाइड से कम 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एज इट इज मिल जाएंगे, तो इसको थोड़ा अच्छे से देख लेना, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट refers to the process of improving people's knowledge, skill, health and living standard to enhance their productivity and quality of life। अब लास्ट जो स्लाइड थी उसमें कंट्रीब्यूशन से स्टार्ट किया था कि इसका क्या रोल है, इसमें इसको डिफाइन किया हुआ है। जो भी आपको याद रखना है एक याद रख लेना बस। ये डेटा है हिली रीजन का और पॉपुलेशन का, जो वहाँ के डाइवर्स टेरेन के लिए अलग अलग चीज़ है। एजुकेशन और लिटरेसी, ये डेटा मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड किया है। ऐसे ही यहाँ पे IIT रुड़की है, IIM काशीपुर है, एम्स ऋषिकेश है। तो ये तीन चीज़ें आपने अगर पढ़ी हैं तो आप क्या करो, इसमें एक छोटा सा डायग्राम बना दो, आपको हेल्प कर जाएगा। एक्चुअली विजुअलाइजेशन में तो आपको ये हेल्प करेगा ही। यहाँ आप IIT रुड़की, एम्स ऋषिकेश और काशीपुर में है आपका IIM काशीपुर, ठीक। तो ये एक सेंट्रल की इंस्टीट्यूट है, बड़े इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट है, ये यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक। तो हेल्थ और एजुकेशन, आपने पहले एजुकेशन का डेटा कोट किया, अब हेल्थ का कोट कर देना कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग 70 साल है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इस बात को बोलता है। जो IMR है, अब IMR ये सब इतना नीचे मत जाना क्योंकि ये नेशनल एवरेज से कम है। नेशनल एवरेज 35 है, यहाँ पे है कितना, लगभग 30, ठीक। हेल्थ प्रोग्राम पे आप फोकस करना, और एक इस पे आयुष्मान उत्तराखंड योजना, टेलीमेडिसिन, इन सब ने हिली रीजन में जो भी एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम थी कि डॉक्टर वहाँ नहीं जाना चाहते, तो डॉक्टर अब एक्चुअल में वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं,
जहाँ भी है प्लेन रीजन में वहीं पर है, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक, आप इसको लिख सकते हो। थर्ड, आपको डेटा और जो भी पॉइंट लिखना है वो एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट से लिख सकते हो कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना है, कुछ सरकार ने प्रोग्राम चलाए हैं, ये पहले ही जो इसके पहले स्लाइड में थे वो रिपीटिशन है उसका। अब आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिखने हैं, एक है जेंडर और एक है टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी ही है जो आपका इन चीज़ों का सॉल्यूशन करेगी। जेंडर एंड सोशल इंक्लूजन, फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन 27% है, ये 2023 का डेटा है, अभी इससे इंक्रीज हुआ होगा ऑब्वियसली। वीमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फीमेल एजुकेशन भी बढ़ रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है और इंक्लूसिव ग्रोथ वहाँ पे बढ़ रही है। इससे फ़ायदा क्या होगा? जेंडर इंक्लूजन एंश्योर्ड बैलेंस डिसीजन मेकिंग एंड इक्विटेबल रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ये कीवर्ड्स हैं, इक्विटेबल रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड बैलेंस डिसीजन मेकिंग। इसको आप कोट कर सकते हो जेंडर वाले या फीमेल वाले किसी क्वेश्चन में। ठीक, आपको ये लग रहा होगा कि ये तो मीन्स क्या ही है, हेल्थ है, एजुकेशन है, वीमेन, टेक्नोलॉजी, ये कुछ लिंक नहीं हो रहा, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स का ऐसे ही है, आप कुछ और भी पॉइंट लिखोगे वो कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्स से कनेक्ट हो जाएंगे। ये मेरे हिसाब से ज़्यादा टू द पॉइंट है, बाकी आपको अगर कुछ और भी आता है पॉइंट में तो उसको लिंक आप कर सकते हो। ठीक है, डिजिटल गवर्नेंस इनिशिएटिव लाइक ई ऑफिस, सीएम डैशबोर्ड, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस पोर्टल, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी में काम करते हैं कि जल्दी आपकी शिकायतों का, आपकी जॉब का तो खैर निपटारा ही नहीं कर पाते, फिर भी पेपर पे तो है ही। ठीक, अब ये स्पेसिफिक क्वेश्चन लास्ट ईयर आपसे वैसे पूछा हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट में पूछा हुआ है, डिस्क्राइब द नेचर एंड टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेलेंट इन उत्तराखंड। ठीक, तो इसमें लास्ट ईयर पूछा है तो चांसेस रिलेटिवली कम है, 3 स्टार ही मिलेंगे इसको, लेकिन एक बार इसको पढ़ के जरूर जाना है ना, क्योंकि आपको ऐसे में भी काम दे सकता है, आपको अलग अलग क्वेश्चन में कहीं भी ये लिंक कर जाएगा क्योंकि रिलीवेंट चीज़ है। अनएम्प्लॉयमेंट रिमेन वन ऑफ द मेजर सोशो इकोनॉमिक चैलेंज ऑफ उत्तराखंड डिस्पाइट लिटरेसी ऑफ इतने परसेंट and growing education institute, job opportunity have not kept pace with the rising educated population, particularly in hilly region। तो ये एक पैराडॉक्स से बता रहा है कि क्या है कि देखिए हेल्थ, एजुकेशन, ये सब बढ़ रहा है उत्तराखंड में, या फिर एजुकेशन राइज पे है और एक जो इंस्टीट्यूशनल बेस है वो भी है, उसके बावजूद भी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट उतनी नहीं बढ़ पा रही है। ठीक, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैसा है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल और रीजनल इसका एक इशू है। इस रीजनल क्या है, आपको जॉब चाहिए यहाँ पर क्योंकि ये बड़ा रीजन है, ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर है, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ पर मिलती है ज़्यादा? प्लेन रीजन में। ठीक है, तभी तो माइग्रेशन हो रहा है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। तो एक तो ये हुआ रीजनल इशू, दूसरा है स्ट्रक्चरल, कि ज़्यादा लोग देखिए एग्रीकल्चर में एंगेज हैं, लेकिन जॉब कहाँ पर जनरेट हो रहे हैं? आईटी सेक्टर में, टूरिज्म में भी जॉब जनरेट हो रहे हैं जिसमें स्किल चाहिए आपको। तो एक स्ट्रक्चरल इशू भी है और एक रीजनल इशू भी है। ठीक, ये नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है। फिर टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे आते हैं, तो सीजनल है, 12 महीने मिलता नहीं है। एग्रीकल्चर का जिस टाइम काम होता है तब आपको टूरिज्म, जब चार धाम यात्राएं या फिर गर्मी वगैरह आती है तब टूरिज्म ज़्यादा पीक करता है। तो सीजनल एक वेरिएशन है उस वजह से भी, जैसे चमोली है, पिथौरागढ़ है और टिहरी गढ़वाल, यहाँ पे ऑफ सीजन फार्मिंग एंड टूरिज्म डिक्लाइन हो भी रहा है। ठीक, तो स्ट्रक्चरल और रीजनल, पहले तो आपने ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा, टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है कि आपको कुछ महीने के लिए काम मिलेगा, बाकी महीने के लिए नहीं। दूसरा है डिसगाइज्ड, मीन्स प्रच्छन्न बेरोजगारी। एग्रीकल्चर का ही एग्जाम्पल है, एक फील्ड में ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, उसमें से आप निकाल भी दो तभी भी काम उतना ही होगा, लेकिन वो ज़बरदस्ती उसमें लगे हुए हैं। तीसरा है स्ट्रक्चरल, ये मैंने आपको समझाया,
एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कि जैसे जैसे, अच्छा ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको थोड़ा सा और समझना। आप देखिए, आप अगर 8वीं पास है, 8वीं पास है, जो अभी बिहार के एक डिप्टी सीएम पे आरोप लग रहा है, ठीक है, आप 10वीं पास करते हो, 12वीं पास है और ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, ठीक। जो 8वीं पास है उनको रोजगार ज़्यादा मिलता है, 10वीं पास है उनको थोड़ा सा 8वीं पास से कम मिलता है, जो 12वीं पास है उनको और कम मिल रहा है, जो ग्रेजुएट हैं उनको और कम है, और जो पीजी जिसने किया हुआ है उसके लिए कम है। आप ऐसी बात समझो, ये चीज़ अभी दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। आप अगर सिर्फ एमएलए बनना चाहते हो या फिर प्रधान बनना चाहते हो तो आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी है और ज़्यादा लोग आज के टाइम पे प्रधान हैं। आप अगर एमएलए बनना चाहते हो तो अपॉर्चुनिटी फिर भी प्रधान से तो कम है, लेकिन फिर भी आपके पास है, आप बन सकते हो। आप अगर सांसद बनना चाहते हो, सांसद की भी लिमिटेड सीट्स हैं भाई, 500 200 750 सीट है, 800 लगा लो, तो वो भी ऑल्दो आप बन तो सकते हो, क्योंकि 800 में एक का सिलेक्शन होना उतनी कोई वैसी बात भी नहीं है। अब आप वहाँ से मिनिस्टर बनना चाहते हो तो और ज़्यादा है कॉम्पिटिशन और वैकेंसी और कम हो जाएगी। अगर आप राहुल गांधी हो तब तो आपके लिए एक ही वैकेंसी है, ठीक है। वैकेंसी क्या है, बस वो पीएम की पोस्ट है, वो मिलेगी ही तभी आप रोजगार आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं। ऑल्दो वो सांसद है, ये कोई सरकाजम नहीं है, बात आपको समझाने के लिए है, ठीक। तो कुछ ऐसा ही इशू है। अब एक्चुअल में पढ़े लिखे तो ज़्यादा लोग यही है ना, ये कम पढ़े हुए हैं, लेकिन जो कम पढ़ा हुआ है उसको पता है कि मैं कम पढ़ा हुआ हूँ, जो भी रोजगार मिलता है वेजिस वगैरह हम मैनेज कर लेंगे। 10वीं पास कि कम से कम 10वीं पास है, मुझे एक सर्टेन जॉब चाहिए। ग्रेजुएट वालों की तो पूरा सेक्टर भी डिसाइड हो जाएगा कि हमें इस सेक्टर में चाहिए। पीजी वाले पूरे एकेडमिक, मीन्स बात यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट या फिर एम्प्लॉयमेंट इस हिसाब से है कि जो कम पढ़ा लिखा है उसके लिए ज़्यादा है, जो थोड़ा सा और पढ़ रहा है ज़्यादा सिक्वेंशली उसके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम होती जा रही है। और आप समझ लो एग्जाम्पल से, आप 12वीं पास करके एग्ज़ाम देने आते हो तो आप बहुत सारे एग्ज़ाम दे सकते हो 12वीं के बेस पे, जैसे पुलिस में चले जाइए, एसएससी सीएचएसएल सब कुछ है, बैंकिंग तो नहीं है, ग्रेजुएट चाहिए उसमें, लेकिन क्लरिकल वाले जो डेस्क जॉब है उसमें आपको मिल जाएगा। आप अगर ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट के बेस पे ढूंढ रहे हो तो और कम हो जाएगा, पीजी के बेस पे ढूंढ रहे हो तो और कम आपके लिए चांस है, ठीक। तो यही इसमें समझाया हुआ है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक। कॉजेज ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इन हिल डिस्ट्रिक्ट, कारण क्या है, तो कारण मैंने आपको पहले समझाए हुए हैं, वही कारण है। लिमिटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ पर है, इस प्लेन रीजन में है, और यहाँ पर, यहाँ ज़्यादा है, 3 जिले हैं, उन 3 में 65% से ज़्यादा इंडस्ट्रियल आउटपुट है, ठीक है। दूसरा स्किल मिसमैच है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के इशू है, और एक माइग्रेशन का, आउट माइग्रेशन का ट्रेंड है, डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट जॉब्स। ये सारे पॉइंट मैंने आपको पहले चैलेंजेस में कराए हुए हैं, बस एक गवर्नमेंट जॉब वाला ऐड कर देना, ठीक है। इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो इम्पैक्ट आप लिख सकते हो, रीजनल एसिमेट्री डेवलप होगी, जो लॉस ऑफ यंग मैन पावर, जो यूथ है, पहाड़ और पानी, पानी सॉरी, कहावत है ना पहाड़ पे कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती, क्योंकि पानी बह के आ जाएगा, वो माइग्रेट करके चला जाएगा, पहाड़ के काम नहीं आते, उसी वजह से घोस्ट विलेज डेवलप हो रहे हैं। ये डेटा आपको पहले भी बताया, जो रूरल डेवलपमेंट और माइग्रेशन कमीशन है 2018 का, उसने बोला है कि लगभग 1700 गांव डेजर्टेड विलेज है या डीपॉपुलेटेड है, वहाँ पे आबादी नहीं है या ना के समान है, ठीक। नेक्स्ट है, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ रूरल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ और माइग्रेशन इन उत्तराखंड। एक ये इंट्रोडक्शन है, आपको रूरल डेटा से आप स्टार्ट कर सकते हो।
अब आपको स्कीम लिखनी है, जो भी स्कीम याद आए वो कनेक्ट कर जाएगी। नरेगा, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, इसमें आपको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाता है, इसमें 100 दिन का काम, ठीक, और इसमें वीमेन को ट्रेनिंग वगैरह और आपको स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। ऐसी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इससे कनेक्टिविटी बढ़ती है, कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो आपका टूरिज्म वगैरह और जो रीजनल डेवलपमेंट है वो हो पाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, मीन्स आपको स्किल प्रोवाइड करनी है यूथ को, ठीक है, एक्रॉस उत्तराखंड लगभग 25,000 लोगों को 2024 तक स्किल स्कीम के थ्रू प्रोवाइड की जा चुकी है, ठीक। कम्युनिटी बेस्ड इको टूरिज्म एंड एनजीओ, बहुत सारी एनजीओ हैं, कम्युनिटी हैं जो इनके डेवलपमेंट में काम भी कर रही हैं, ठीक है। उससे आउटकम क्या होगा भाई, आपको रोजगार मिला सपोज ऊपर, तो आप माइग्रेट नहीं करोगे, माइग्रेशन में थोड़ा सा डिक्लाइन आएगा, जो रूरल इनकम है ऊपर वो भी बढ़ जाएगी, वहाँ का रीजनल डेवलपमेंट बढ़ जाएगा, वीमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा, कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाएगा, मीन्स हेल्थ एजुकेशन इन सब का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाएगा, ठीक है। ये आपका कंक्लूजन है। ऐसे ही एग्जामाइन द रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप इन प्रमोटिंग कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड सेल्फ रिलायंस इन उत्तराखंड। ये एक्चुअल में एक क्वेश्चन है, 3 को आपको एड्रेस करेगा। कैसे, वो आपसे पूछ लेता है सपोज कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का क्या रोल है कम्युनिटी डेवलपमेंट में एंड सेल्फ रिलायंस में उत्तराखंड की, तब यही स्ट्रक्चर लिखना है, बस इसमें नाम PRI। एनजीओ पूछ लेता है तो इसको हटा देना, इसी को भी हटा देना, इसको लिख देना, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप पूछता है तो इन दोनों को मेंशन मत करना, बाकी कंटेंट यही रहेगा, नाम चेंज हो जाएंगे, ठीक है, भाव चेंज हो जाएगा, बात वही रहेगी। पंचायती राज का तो ये है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको एक संवैधानिक सिस्टम मिला। एग्जाम्पल, बागेश्वर एंड चमोली डिस्ट्रिक्ट हैव शोन इम्प्रूव्ड प्लानिंग थ्रू ग्राम पंचायत इन वाटरशेड मैनेजमेंट एंड रूरल हाउसिंग। तो ये 2 एग्जाम्पल भी आप कोट कर सकते हो। ऐसे ही एनजीओ के थ्रू हिमोत्थान, जैसे टाटा ट्रस्ट की है, ये भी काफ़ी काम करती है, आजीविका प्रोजेक्ट, चिराग, पीपल साइंस इंस्टीट्यूट, ये सब यहाँ पे काम कर रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप ये स्पेसिफिक है उत्तराखंड के, लेकिन आपको क्या करना है, GS2 वाला आपने वीडियो देखा था, उसमें मैंने आपसे बोला था कि इन सब में आपने एक केस स्टडी मेंशन करनी है, एक डायग्राम मैंने आपको बताया था, इंट्रोडक्शन और पॉइंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंक्लूजन, ठीक। तो इंट्रोडक्शन आप लिख दोगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप का पूछता है, पंचायत का पूछता है, किसी का भी, पॉइंट्स आप 5 पॉइंट लिखो, एक केस स्टडी लिखो, डायग्राम मैंने आपको वहाँ समझाया हुआ है, उसी से आपका पूरा आंसर, तीनों में से किसी पे भी पूछ ले। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप का है तो मैंने आपसे बोला था ये गवर्नमेंट है, ये सिटीजन है, इनके बीच में ये यहाँ पे डिलीवरी देते हैं, सॉरी गवर्नमेंट डिलीवर करती है, इनको नीड है, इन सबको, इस गैप को फिल कौन करता है, एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो भी पूछेगा उसको ड्रॉ कर देना, ठीक। अब आपसे इम्पैक्ट पूछे तो आपको रिवीजन के लिए आर्थिक विकास में क्या है, स्थानीय रोजगार, स्वरोजगार, आय में वृद्धि, सामाजिक सशक्तिकरण में भाई महिलाओं का नेतृत्व, जो सामाजिक जागरूकता है वो, पर्यावरण स्थिरता में जल संरक्षण, जैविक खेती, सामुदायिक वन प्रबंधन, पलायन में। तो ये सोशो इकोनॉमिक अगर पूछेगा तो आप इनको मेंशन करके अपना आंसर बना देना, ठीक है। एनालाइज द करंट एजुकेशन सिस्टम इन उत्तराखंड, हाईलाइटिंग इशू ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन, प्रोफेशनलाइजेशन एंड एक्सेस फॉर वीमेन, माइनॉरिटी एंड सोशल और इकोनॉमिकली एंड डिप्राइव्ड सेक्शन। इसमें आपको इंट्रोडक्शन देना है, एजुकेशन इज द की ड्राइवर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, सोशल एम्पावरमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। Uttarakhand has made progress in literacy, school enrollment, but challenges persist in universal access, quality of professional education, inclusivity in marginalized group, ठीक है। ऑडियो इज ऑडिबल। चलिए, तो ये तो आपने इंट्रोडक्शन से ही, सॉरी क्वेश्चन से ही यहाँ से उठा के रख दिया। एक्सेस फॉर वीमेन, लिटरेसी इतनी है, सोशल नॉर्म्स जैसे अर्ली मैरिज हो जाना, सेफ्टी के कुछ कंसर्न्स हैं, गर्ल चाइल्ड, इन सब का इशू है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड अब कर रही है गवर्नमेंट। उत्तराखंड की कुछ स्कीम्स हैं जैसे गोरा, लास्ट ईयर क्वेश्चन में ही थी शायद,
गोरा करके, ठीक है। फ्री टेक्स्ट बुक, इन सबसे आपकी जो रिमोट एरियाज है वहाँ पे एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। लेकिन जो प्रोफेशनल और हायर एजुकेशन है उसमें अभी भी महिलाओं का उतना एनरोलमेंट नहीं है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, लिटरेसी रेट, आप इन सबको मेंशन कर सकते हो। सिग्निफिकेंस क्या है? यूनिवर्सल एजुकेशन इंश्योर्स लिटरेसी, बेसिक स्किल डेवलपमेंट एंड सोशियो इकोनॉमिक मोबिलिटी। सोशियो इकोनॉमिक मोबिलिटी मतलब क्या? आप हिरारिकी में किसी लोअर पायदान पे हो, आप पढ़ के उसके ऊपर जा सकते हो या फिर टॉप पे पहुंच सकते हो, ठीक है। तो एजुकेशन ब्रिंग्स यू अप, या अपवर्ड मोबिलाइजेशन। ऐसी प्रोफेशनलाइजेशन, व्यवसायीकरण। प्रोफेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन इंक्लूड्स आईआईटी रुड़की, आईआईएम काशीपुर, एम्स ऋषिकेश, पॉलिटेक्निक और वोकेशनल सेंटर हैं ही। हालत देखिए, आईआईटी एम्स इन सब की तो ठीक है, लेकिन जो रीजनल पॉलिटेक्निक और ये सब इंस्टीट्यूट है इनकी हालत आप सबको पता है। इशू क्या है भाई? सीट्स लिमिटेड है, कंपटीशन बहुत हाई है, वैकेंसी कम है, करिकुलम उस हिसाब से डिज़ाइन नहीं है, लोकल लोग बोलते हैं सपोज हिंदी पढ़ाते हैं इंग्लिश में, तो ये सब चीज़ें अभी भी हैं। और डिस्पैरिटी, रीजनल डिस्पैरिटी तो है ही, पहाड़ प्लेन में, अर्बन सेंटर जैसे देहरादून वर्सेस कंपैरिजन कर देना किसी और सिटी से, ठीक। एक्सेस फॉर माइनॉरिटी एंड डिप्राइव्ड सेक्शन, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कंट्रीब्यूट्स लगभग 19% एंड 13% ऑफ द पॉपुलेशन रेस्पेक्टिवली। स्पेशल स्कॉलरशिप, हॉस्टल, ये सब है, लेकिन मेजर चैलेंजेस क्या है उस पर आते हैं। इंफ्रा की दिक्कत है, टीचर की प्रॉब्लम है, डिजिटल डिवाइड है, स्किल की प्रॉब्लम है, और ड्रॉप आउट और माइग्रेशन का इश्यू है ही। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो कॉमन है, लगभग सब में सेम ही है। टीचर का शॉर्टेज और एब्सेंटिज्म स्पेशली इन रिमोट ब्लॉक्स। तो एक तो आपने लिखा इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, दूसरा आपने लिखा ह्यूमन रिसोर्स का इशू है, तीसरा टेक्नोलॉजी का इशू है, फिर स्किल का इशू है, और माइग्रेशन का। अब इसको कुछ बना लेते हैं, MIS मिस, अच्छा हाँ, आपने एक गवर्नमेंट की स्कीम सुनी होगी, मिस्टी स्कीम्स। मिस्टी में ये क्या बंगाल वाला जो रीजन है, या फिर मैंग्रोव्स के लिए है, मैंग्रोव्स इनिशिएटिव फॉर, इस ऐसे कुछ करके है। तो आप मिस्टी से ही याद रख लो कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उसमें चैलेंजेस मुझे लिखना होगा। तो माई चैलेंजेस मिस्टी, M से आप माइग्रेशन लिख लो, I से इंफ्रास्ट्रक्चर, S से स्किल, फिर एक H से आपका क्या है, ह्यूमन रिसोर्स, और T से टेक्नोलॉजी। I से कुछ लगे तो लिख देना, अदरवाइज 1 2 3 4 5 पॉइंट आपके यहाँ से हो जाएंगे, ठीक है। ये उसका और इलेबोरेशन है विद डेटा। आप यहाँ से डेटा अपने जो भी आप बना रहे हैं नोट्स उसमें लिख लेना, ठीक है। 82% हिल डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे स्टूडेंट अनेबल टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस लिमिटेड। तो ये डिजिटल डिवाइड, या फिर टेक्नोलॉजी में आप लिख सकते हो MISHTI, मिष्टी, यही है ना। माइग्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल, H से ह्यूमन रिसोर्स, T से टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी ये हुआ, ह्यूमन रिसोर्स ये वाला है आपका, इंफ्रास्ट्रक्चर तो ये है ही, M से माइग्रेशन ये वाला, देन ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर लेना। एग्जामाइन द स्ट्रक्चर एंड इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम इन उत्तराखंड। तो स्ट्रक्चर का तो देखिए आपको मैंने बताया, इन्वर्टेड स्ट्रक्चर है कीवर्ड। अब आपको इसमें इंट्रोड्यूस करना है ना, तो आपको इंट्रोडक्शन देखिए मैं आपको एक बताता हूँ, कुरुक्षेत्र मैगजीन में है, उसमें क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वे संतु निरामया, मीन्स सभी व्यक्ति, सभी लोग स्वस्थ रहें, यूनिवर्सल हेल्थ टू ऑल। द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वे संतु निरामया is
realized through proper health care in Uttarakhand. However, हालांकि challenges क्या है? Challenges क्या है? Structure and effectiveness. Structure and effectiveness. अब आपको हेडिंग बनाना है. पहले इंट्रोडक्शन दिया कि द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वे संतु निरामया, ये यूनिवर्सल हेल्थ की बात करता है. उसमें दो चीज़ बाधक है, इफेक्टिवनेस और स्ट्रक्चर. तो इफेक्टिवनेस और स्ट्रक्चर कीवर्ड आपके यहाँ पे है. अब आप लिखो स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर क्या है? तो स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर देना कि इन्वर्टेड स्ट्रक्चर है. इन्वर्टेड स्ट्रक्चर है. कैसा? कि आइडियली होना चाहिए आपका ये वाला, इस तरीके से कि आपका जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, फिर सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर है, और जो टर्शरी है. तो आइडियली आदर्श रूप में यही होना चाहिए. लेकिन प्रेजेंट जो मौजूदा स्थिति है वो ये है कि प्राइमरी यहाँ पे इतना है, सेकेंडरी ऐसा है, टर्शरी ऐसा है. तो ये पॉइंट लिखा. फिर इफेक्टिवनेस पे आना अगले पॉइंट पे. ठीक है, इस तरीके से आप अच्छे से मैनेज कर लोगे इस क्वेश्चन को. प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ठीक है, यहाँ पे इफेक्टिवनेस लिख देना. फिर प्राइवेट जितने भी हॉस्पिटल हैं, ज़्यादातर प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है, कुछ पीपीपी है. कम्युनिटी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, उसमें भी कुछ इशू है, और ये कंक्लूजन है. ठीक है, तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को मैनेज कर सकते हो. सो चलिए मिलते हैं आपसे फिर दूसरी वीडियो में. और जो मेंबरशिप में ज्वाइन हैं, आप देखना कि ये एक वीडियो है, इसके बाद एक ज्योग्राफी की आएगी और एक आपका इकोनॉमी. ह्यूमन रिसोर्स वाले ये हो गए. डिज़ास्टर मैनेजमेंट आपका ज्योग्राफी में कवर हो जाएगा. इन 3 वीडियो से पूरा आपका पेपर 6 कंप्लीट. और किसी ने पूछा था कि कंटेंट सफिशिएंट है. मोर देन सफिशिएंट है. आप इधर उधर बिल्कुल भी आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो उतना आपको यहाँ से एश्योरेंस बिल्कुल मिलेगा. किसी को हो सकता है नहीं देखनी है, या सिर्फ ये वाला सेक्शन देखना है, और फिर क्लब करके ये जितनी भी बड़ी वीडियो होगी, क्योंकि क्लब में क्या है ना इशू, थोड़ा सा एडिटिंग में इशू आता है, फिर उसको अपलोड होने में, बड़ी वीडियो अपलोड होने में टाइम लगता है. तो वो क्लब करके भी आपको पूरी वीडियो जितने भी घंटे की होगी प्रोवाइड कर देंगे. ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड, इसके बाद ये रिकॉर्डिंग ही है, और मोस्ट प्रोबेबली आपको आज या फिर कल ये मिल जाएगी. ठीक है, तो पेपर 6 अपना पूरा. देन फिर हम चलते हैं पेपर 3 पे. फिर आपका हिंदी और ऐसे ऐसे तो बस आपको समझाना है, क्योंकि ये जो पॉइंट्स आपको समझाए सारे पेपर में, उसी को यूज़ करके आपको ऐसे लिखवा दिया जाएगा. ठीक, तो ऐसे की कोई अलग से टेंशन नहीं लेना, कोई क्लास नहीं लेनी, कुछ नहीं. एक बार समझाएंगे, उसको 10 बार चाहे देखो, प्रैक्टिस करो, बस छोड़ दो. ऐसे ही हिंदी का रहेगा. ठीक, हिंदी में जो भी हो पाएगा कंटेंट के लेवल पे, प्लस जो स्ट्रेटजी है उसके बेस पे भी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे. फिर करंट अफेयर पे आते हैं, और टाइमली आपकी चीज़ें पूरी हो जाएंगी. सो वीडियो कैसी लगी आप बता सकते हैं. थैंक यू.